नमस्कार, रामात मैथ्स क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कक्षा 10 के अध्याय 4 द्विघात समीकरण के अंतर्गत प्रश्नावली 4.2 के पहले प्रश्न को हमने हल किया था, जिसमें हमने गुणनखंड विधि से कुछ जो द्विघात समीकरण दिए हुए थे उनके हमने मूल ज्ञात किए थे। तो जो साथी पहली बार इस चैनल के साथ जुड़े हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही जो बेल आइकन है आप उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपके कक्षा 10 से संबंधित जो कंटिन्यू जो वीडियो बन रहे हैं उनसे आप कहीं भी वंचित नहीं होंगे। उनका जब भी वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगा, ताकि आप समय पर उस वीडियो को देख पाएंगे। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें, और अपने दूसरे जो साथी हैं जो आपकी ही तरह बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ भी वीडियो शेयर जरूर करें, ताकि उनको भी इसी तरह से बेनिफिट मिलता रहे। चलिए, तो आज हम जो इस वीडियो में जो चर्चा करेंगे वो हम प्रश्नावली 4.2 के तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हम हल करेंगे, क्योंकि उसमें हमें सबसे पहले तो हमें द्विघात समीकरण बनाना है, और समीकरण बनाने के बाद हमें उनके आंसर भी ज्ञात करने हैं। तो चलिए, बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए, प्रश्नावली 4.2 के तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरा जो प्रश्न है वो ये लिखा गया है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल जो है वो 182 हो। ठीक है, हमें क्या करनी है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है। तो इस प्रश्न को जब हल करेंगे तो सबसे पहले तो हमें दो संख्याएं माननी पड़ेगी। तो हम सबसे पहले तो ये करते हैं कि हम एक संख्या मान लेते हैं। माना एक जो संख्या है वो तो हम चर रूप में मान लेते हैं। क्या मानते हैं हम उसको? चल, पहली संख्या तो हमने मान ली x। ठीक है, अब दूसरी संख्या कौन सी होगी? तो देखिए, यहाँ पर यह लिखा गया कि दो संख्या ज्ञात करनी है जिनका योग कितना होना चाहिए? 27। ठीक है, अब इसको सिंपल सा समझिए। अगर मान लो जैसे दोनों का योग तो कितना होना चाहिए? 27। ये तो सिंपल है। अब हम ये सोचिए, अगर मान लो पहली संख्या अगर 10 होती तो दूसरी संख्या कितनी होगी? सिंपल सा दिख रहा है हमें 17। अब ये 17 कहाँ से आया? यानी जो योग दिया हुआ है इसमें से हम अगर पहली संख्या को अगर माइनस करें तो हमें दूसरी संख्या मिल जाती है। ठीक है, यानी यही तरीका हमें यहाँ पर भी यूज करना पड़ेगा। हमने पहली संख्या क्या मानी है? x, तो दूसरी संख्या क्या होगी? क्योंकि दोनों का योग कितना दिया हुआ है? 27 दिया हुआ है। तो जैसा मैंने एग्जांपल के द्वारा इसको समझा है, आपको समझाया है कि 27 में से अगर हम पहली संख्या को अगर माइनस करेंगे तो हमें दूसरी संख्या मिल जाएगी। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 27 में से जो पहली संख्या हमने क्या मानी है x, इसको अगर हम माइनस कर दें तो हमें दूसरी संख्या मिल जाएगी। ठीक है, अब ये दोनों ही संख्या हमने मान ली है। अब प्रश्न को अपन आगे पढ़ते हैं। आगे ये लिखा हुआ है कि इनका गुणनफल जो है वो 182 होना चाहिए। यानी इस प्रश्न को जब अपन गुणा करेंगे इन दोनों संख्याओं का तो हमें एक द्विघात समीकरण मिल जाएगा, और फिर हम उसको हल करेंगे। ठीक है, तो दोनों का गुणा करना है। तो पहली संख्या तो कौन सी है? x, और दूसरी संख्या दी हुई है 27 माइनस x। दोनों का जो गुणा करें तो गुणनफल कितना आना चाहिए? 182। ठीक है, तो अब देखिए, गुणा कर दीजिए। x का 27 से कर दिया, कितने हो गए? 27x माइनस x का x से कर दिया, x स्क्वायर बराबर हो गया 182। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस समीकरण को थोड़ा व्यवस्थित कर देते हैं। जो इसका मानक रूप है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इस रूप में हम इसको पहले व्यवस्थित कर देते हैं, उसके बाद में इसको अपन हल करेंगे। ठीक है, तो सारे जो जैसे x स्क्वायर या माइनस का मैं सारे पक्षों को उधर ले जा रहा हूँ, तो यहाँ तो देखिए क्या बच गया? 0। ठीक है, सबसे पहले ये x स्क्वायर जो माइनस का है इसको हमने पक्षांतर कर दिया, यहाँ पे ये हो गया प्लस का x स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में 27x जो है प्लस के है, इसका जब हम पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 27x। ठीक है, और 182 यहाँ पर पहले से ही है, तो ये समीकरण हमें एक मिल जाएगा। जब इसको अब सीधा लिखेंगे, इस पक्ष को मैं इस तरफ लिख रहा हूँ, इसको इस तरफ लिख रहा हूँ। देखिए, ध्यान रखें, यहाँ पर मैं इनका पक्षांतर नहीं कर रहा हूँ, इनका निशान नहीं बदलेंगे। यानी मैं इसको सीधा लिख रहा हूँ तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। केवल मैंने लेफ्ट हैंड साइड वाले को तो राइट हैंड साइड में लिखा है और राइट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक समीकरण तो हमें सबसे पहले ज्ञात हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको कौन सी विधि से हल करेंगे? इसको गुणनखंड विधि से हम इसके गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो कैसे करना पड़ेगा हमें? वही तरीका जो हमने पिछले वीडियो में किया था। तो जो साथी पिछले वीडियो से मिस हो गए तो उनसे मैं निवेदन करूंगा आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखें, ताकि ये जो गुणनखंड विधि जो है वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से भी इस वीडियो को देख सकते हैं। अब इसको हम उसी गुणनखंड विधि से हल करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, x घात 2 का यहाँ कोई गुणा करना नहीं है, तो हमें किसके गुणनखंड करने पड़ेंगे? प्लस 182 के। तो हम 182 के कर देते हैं यहाँ पर गुणनखंड। ठीक है, जैसे हमने पिछले वीडियो में किया था। सबसे पहले 1 का भाग दिया, इसमें कितनी बार जाएगा? 182 बार। 2 का भाग दिया, इसमें 2 का भाग देखिए 9 दूनी 18, 2 एकम 2, कितने बार? 91 बार।
अब 3 का भाग इसमें दीजिए, पूरा पूरा शायद नहीं जाएगा। 4 का भाग दें, 4 चौक 16, 2 बचेंगे, ये भी नहीं होगा पूरा पूरा। 5 का भाग भी नहीं जाएगा, 6 का भाग भी इसमें पूरा पूरा नहीं जा रहा। 7 का भाग इसमें देख के 7 दूनी 14, पीछे बच गए 4, हाँ 7 का भाग पूरा पूरा जाएगा, तो 7 का भाग दे दिया इसमें हमने। 7 दूनी कितने हो गए 14, पीछे बच गए 4, 42 हो गए, 7 6 हो गए 42, ठीक है। तो अब इसके बाद में देखिए 8 का भाग इसमें पूरा पूरा नहीं जा सकता। 9 का भाग इसमें 9 का भाग इसमें 9 दूनी 18 नहीं हो सकता। 10 का भाग भी पूरा पूरा नहीं जाएगा। 11 का भाग दें हम तो 11 कम 11, पीछे बच जाएंगे 7, 72 हो जाएंगे, ये भी नहीं जाएगा। 12 का भाग इसमें पूरा पूरा 12 एकम 12, 6 नहीं होगा। 13 का भाग दें, 13 एकम 13, पीछे बचेंगे 5, हाँ हो जाएगा। देखिए 13 का भाग दें इसमें, तो 13 का भाग दिया हमने, 13 एकम 13, पीछे कितने बच गए 5, अगली संख्या आ गई 2, 13 चौके 12, ठीक है। यानी 13 का भाग इसमें जा रहा है कितनी बार, 14 बार। अब हम किसका भाग लेंगे, 14 का भाग, तो 14 का भाग तो सीधा ही दिख रहा है। 14 का भाग कितनी बार जाएगा इसमें, 13 बार। जब ये संख्या रिपीट हो जाए तो वहां तक अपन को इसके गुणनखंड करने, ठीक है। ये तो हो गया इसके गुणनखंड। अब हमें क्या करना है, ये चेक करना है इसके आंसर कितने चाहिए अपन को, 27। तो हम इनको जोड़ के लाएंगे, जहां हमें जोड़ के 27 मिल जाएंगे वो हमारा आंसर होगा। तो देखिए 182, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। 13 और 14 या 14 और 13, इन दोनों में से किसी भी एक अपन भाग को ले लेंगे तो हमें 27 मिल जाएंगे। साथ में हमें क्या चाहिए, x, तो दोनों के साथ में हम x लगा देते हैं। ये हो गए 14x, ये हो गए 13x, ठीक है। अब देखिए दोनों को हमने जोड़ के लाया है, तो दोनों के निशान कैसे आएंगे, समान आएंगे, या तो दोनों के प्लस आएगा या दोनों के माइनस। अब हमें आंसर चाहिए माइनस के 27, इसका दोनों ही कैसे होंगे, माइनस के 14 और माइनस के 13। इसको हम यहाँ लिख देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस के 13x प्लस 182 बराबर 0, ठीक है। अब इनमें से कॉमन ले लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से क्या कॉमन आएगा, x, तो यहाँ बच जाएगा x माइनस यहाँ बच गए 14, ठीक है, माइनस। अब यहाँ पर देखिए 13 और ये है 182, तो हमको पता है 13 182 के भाग को पूरा पूरा जाता है, तो दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है, 13 कॉमन आ जाएंगे। यहाँ तो बच जाएगा x, और यहाँ पर देखिए माइनस है तो प्लस में जब भाग देंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। 13 का भाग 182 में कितनी बार जाएगा, 14 बार, बराबर हो गया 0, ठीक है। तो एक गुणनखंड हमें मिल गया x माइनस 14 और दूसरा मिल जाएगा हमें x माइनस 13, ठीक है, बराबर आ गया 0, ठीक है। अब दो गुणनखंड हमें मिल गए। अब हम इनसे क्या करेंगे, या तो जैसा पहले हमने देखा था पिछले वीडियो में कि या तो क्या होगा x माइनस 14 बराबर 0 होगा, और या क्या होगा x माइनस 13 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से तो हमें पहला जो मूल है वो मिल जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 14 का पक्षांतर कर देंगे तो 0 प्लस हो जाएगा 14, ठीक है। तो हमें आंसर मिल जाएगा x बराबर 14। तो पहला जो संख्या है वो तो हो जाएगी 14, और दूसरी अपन यहाँ से ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर x बराबर 0 माइनस 13 का पक्षांतर कर दिया, हो गया प्लस 13, यानी x बराबर हमें मिल गया 13। यानी पहली जो संख्या होगी, हमने संख्या क्या मानी है, पहली संख्या हमने मानी है x, ठीक है। तो अगर यहाँ पर चलिए, तो अगर पहली संख्या हमने क्या मानी, अगर x मानी है, x अगर 13 होगा तो दूसरी संख्या क्या होगी 27 माइनस x, यानी 27 में से हम 13 को माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगी 14। यानी दो संख्या जो होगी कौन सी होगी, तो 13 हो जाएगी और एक क्या हो जाएगी 14 संख्या, ठीक है। और अगर हम दूसरा हमें आंसर क्या मिला है, x बराबर 14 भी तो मिला है, तो हम इससे ये करेंगे कि अगर x बराबर अगर 14 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी 27 माइनस 14 करेंगे तो दूसरी संख्या हो जाएगी 13। यानी हमें दोनों ही आंसर हम यहाँ लिखने पड़ेंगे, क्योंकि x के हमें दो मान मिले हैं, तो यहाँ से दोनों संख्या हो सकती है। यानी पहली संख्या क्या हो सकती है 13 हो सकती है, तो दूसरी संख्या 14 हो जाएगी, और अगर पहली संख्या 14 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 13। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा जो प्रश्न है वो ये दिया गया, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करने हैं, दो धनात्मक पूर्णांक मानने। तो सबसे पहले तो हम ये मान लेंगे, माना दो धनात्मक पूर्णांक तो होने चाहिए, लेकिन कैसे होने चाहिए, क्रमागत, ठीक है। अब क्रमागत का अर्थ क्या होता है, पहले ये हमें समझना पड़ेगा, तब इनको अच्छे से हम मान पाएंगे, ठीक है। हमें यहाँ पर दो चीज़ों का ध्यान रखना है। ये तो एक तो हमें ये देखना है कि क्रमागत होने चाहिए, और दूसरे कैसे होने चाहिए, धनात्मक, ठीक है। तो दो हमें दिमाग में रखें। अब हम ये सोचेंगे कि धनात्मक संख्या कौन सी होती है, 0 से शुरू हो जाती है सारे पूर्णांक, 0 1 2 3 4 5 ये सारे धनात्मक पूर्णांक है, और माइनस वाले उससे पहले शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें दो धनात्मक, जैसे मान लो पहले जो संख्या है वो अगर मान लो 2 होती,
पहला धनात्मक पूर्णांक कौन सा होगा 2, तो उसका अगला धनात्मक पूर्णांक कौन सा, क्रमांकित का मतलब होता है उसके जस्ट अगले वाला, यानी इसमें अगर हम 1 जोड़ेंगे तो हमें अगला धनात्मक पूर्णांक मिलेगा। ठीक है, तो यही हमें यहाँ पर भी करना है। हम अगर पहले धनात्मक पूर्णांक को अगर मान लेते हैं x, क्या माना हमने x, तो उसका क्रमांकित अगला धनात्मक पूर्णांक कौन सा होगा x + 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 संख्या हमने मान ली। अब यहां से हम इस प्रश्न को शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए अब जो प्रश्न जो दिया हुआ है उसके अनुसार अपन इसका समीकरण बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमें 2 धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं जिनके वर्गों का योग, हमें क्या करना है, इनके वर्गों का योग करना है। तो पहली जो संख्या मानी वो तो हमने x मानी है, तो x का वर्ग कर देंगे, और दूसरा हमने क्या माना है, x + 1 माना है, तो x + 1 का योग कर देंगे। ठीक है, और दोनों के वर्ग कर दिए, और उन वर्गों का क्या होना चाहिए, योग कितना होना चाहिए, 365। ये हमने लिख दिया 365। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व करके अपन समीकरण बना लेते हैं। x का पहले वर्ग करेंगे, ये तो सिंपल सा है, x² मिल गया। उसके बाद में हमें x + 1 का होल स्क्वायर है, तो हम कौन सा सरसमी का यूज करेंगे यहाँ पर, a + b का होल स्क्वायर वाली। तो यहाँ से हमें इसका आंसर क्या मिलेगा, a² + 2ab + b²। यानी हमें इसको इस पैटर्न में खोलना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसका a² लिखना है, यानी x² हो जाएगा प्लस 2ab, ये 2 लिख दिए, a की जगह हमारे पास x है और b की जगह हमारे पास 1 है, फिर प्लस क्या होगा, b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर कर देंगे, और बराबर कितने दिए हुए, 365। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। x² का वर्ग कर दिया, x² हो जाएगा, प्लस 2 का x से कर दिया, 2x हो गए, और 1 का वर्ग करेंगे, 1 का 1 से गुणा करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबको एक तरफ ले आइए। पहले तो x और x कितने हो गए, ये 2x² प्लस ये हो गए 2x प्लस 1, 365 का पक्षांतर कर दिया, यहाँ हो जाएंगे माइनस के 365, बराबर क्या हो गया, 0। तो हमें जो एक द्विघात समीकरण मिला वो ये मिला है, 2x² प्लस 2x माइनस 300 कितना हो गया, 64, क्योंकि माइनस प्लस का 1 है, माइनस के 365 ज़्यादा, तो ये हो गया 364। ठीक है, ये एक सर समीकरण हमें, सॉरी द्विघात समीकरण हमें मिल गया। अब हम इसको क्या थोड़ा सिंपल कर सकते हैं। देखिए सभी में 2 का भाग यहाँ पर जा रहा है, तो अपन इसको 2 से भाग दे देते हैं ताकि थोड़ा सा ये सरल हो जाए समीकरण। तो हम क्या करेंगे, 2 से भाग देने पर हमें यहाँ पर क्या करना है, उस पूरे समीकरण में हम 2 का भाग देते हैं, यहाँ 2 का भाग दे दिया तो क्या बच गया, x², यहाँ पर क्या बच गया, x, और 364 में 2 का भाग दे दिया, तो ये 364, इसमें 2 का भाग दे दीजिए, 2 × 1 2, पीछे बच गए 1, हमने 6 को लिख दिया, 16 हो गए, 8 दूनी 16, 0, अगली संख्या आ गई 4, 2 दूनी 4, कितना आ गया, 182 बराबर 0। ये हमें मिल गया एक समीकरण। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वही काम 182 के, यहाँ देखिए x का 2 का गुणा करेंगे, यहाँ पर इसका गुणा कितना 1 है, तो 1 से इसका गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वही माइनस के 182 ही मिलेंगे। तो इस 182 के हम क्या करेंगे, गुणनखंड, जैसा हमने पिछले प्रश्न में भी किया था, वहां पर भी हमें 182 ही मिलेंगे। तो देखिए अगर 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 182, 2 का भाग देंगे 91 मिल जाएंगे, 3 का भाग नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा, हमने देखा था 5 का, 6 का भी नहीं, 7 का भाग इसमें जाएगा। 7 का भाग कितनी बार गया था, हमने देखा था 7 दूनी 14 और 7 6 42, 26 बार गया था, और 7 के बाद में सीधा इसमें 13 का भाग गया था, कितनी बार, 14 बार, और 14 का भाग दिया था हमने तो इसमें गया था 13 बार। ये तो हो गया इसके गुणनखंड। अब पिछले प्रश्न में और इस प्रश्न में थोड़ा सा अंतर है कि वहां पर तो 182 जो थे वो थे प्लस के, और यहाँ पर 182 है वो किसके हैं, माइनस के। तो वहां पर तो हमने इनको जोड़ के हमने आंसर लाए थे, आपको याद हो, यहाँ 27 थे, तो हमने 14 और 13 को जोड़ा था और हमें 27 जो आंसर मिला था। अब यहाँ पर क्या है, माइनस से, इसका अर्थ है हमें घटाकर आंसर लाने, आंसर कितना लाना है, हमें प्लस का 1x लाना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे, इनको घटा के देखिए कहाँ हमें 1 मिलेगा, तो बिल्कुल डिफरेंस तो यहीं पर दिख रहा है, वही वापस 14 और 13 पे, यानी 14 में से हम 13 अगर माइनस करेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर तो यहाँ पर भी यही होगा, 14 और 13 जो दिया यही होगा, साथ में हमने x लिख दिया। अब देखिए हमने घटा के लाए तो दोनों के निशान कैसे आएंगे, अलग अलग आएंगे, एक की जगह प्लस करना है, एक माइनस करना है। अब प्लस और माइनस कहाँ करेंगे, तो हम ये देखेंगे हमें आंसर चाहिए कौन सा, हमें चाहिए प्लस का 1 लाना है। इसका अर्थ हुआ प्लस की संख्या बड़ी होनी चाहिए, ये 14 जो है इसको तो हम कर देंगे प्लस के, और 13 को कर देंगे माइनस के। ठीक है, तो यहां हम इसको अप्लाई कर देते हैं, x², ये प्लस के 14x माइनस के 13x और ये माइनस के 182,
बराबर क्या है 0। अब वही फंक्शन इसका कॉमन ले लीजिए, दोनों में से कॉमन क्या आएगा x कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो बच गया x प्लस यहाँ बच गया 14 और यहाँ पर देखिए दोनों जगह माइनस है तो माइनस को अपन कॉमन ले लेते हैं, वापस वही 13 दोनों में कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा x और यहाँ माइनस का माइनस से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 13 का भाग 182 में कितनी बार जाएगा 14 बार, बराबर आ जाएगा 0। ठीक है, तो पहला तो गुणनखंड एक तो हमें मिल जाएगा x प्लस 14 और दूसरा हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 0। ठीक है, तो ये हमें दो गुणनखंड तो मिल गए। अब हमें क्या करना है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, पहला तो है x प्लस 14 और दूसरा है x माइनस 13 बराबर 0। तो अब या तो क्या होगा, x प्लस 14 है वो 0 के बराबर होगा और या x माइनस 13 जो है वो 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर ये 0 के बराबर हो तो x की हमें वैल्यू क्या मिलेगी 0, 14 का पक्षांतर कर दीजिए माइनस 14, तो x बराबर हमें आंसर मिल जाएंगे माइनस के 14। ठीक है, एक तो हमें ये आंसर मिला और दूसरा आंसर हमें यहाँ से मिलेगा। x बराबर क्या हो जाएगा 0 माइनस 13 का पक्षांतर कर दिया प्लस के 13, तो x बराबर हमें मिले 13। ठीक है, यहाँ पर भी हमें दो आंसर प्राप्त हो गए हैं जैसा हमें पिछले प्रश्न में मिले थे, लेकिन यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि हम प्रश्नों को एक बार वापस देखें तो हमें जो ज्ञात करने हैं वो कैसे करने हैं, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं, हमें धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है, यानी हमें जो x के जो दो आंसर आए, एक तो माइनस के 14 आए हैं, एक आए हैं 13। ठीक है, लेकिन आंसर वैसे दोनों सही है, लेकिन जो माइनस में आंसर आया ये हमें यहाँ पर स्वीकार नहीं करना है। ठीक है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि हमें धनात्मक आंसर चाहिए, माइनस वाला आंसर नहीं चाहिए, तो हम इसको उपयोग में नहीं लेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि x का जो मान है, जो हमने माना है, x क्या माना है हमने, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो पहला जो धनात्मक पूर्णांक होगा, जो प्रथम धनात्मक पूर्णांक होगा वो कौन सा होगा, पहला धनात्मक प्रथम धनात्मक जो पूर्णांक होगा वो होगा 13। कौन सा होगा, तो x हमने जो माना था 13 मानेंगे। ठीक है, अब दूसरा जो निकालेंगे तो दूसरा कौन सा हो जाएगा, द्वितीय जो है दूसरा धनात्मक पूर्णांक होगा वो हो जाएगा x प्लस 1, यानी 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा 14। ये दो हमारे आंसर इसमें होंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा जो प्रश्न दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब इसमें हमें देखिए एक तो ये जानकारी होनी चाहिए कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो एक सिंपल सा है ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, समकोण का अर्थ क्या होता है 90 डिग्री, तो उसका एक कोण कितना होना चाहिए 90 डिग्री, तो वो हो जाएगा एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब देखिए समकोण त्रिभुज में क्या लिखा हुआ है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है, ऊंचाई कौन सी होगी, ये वाले जिसको हम लंब कहते हैं, ये ऊंचाई कितनी है ये हमें नहीं पता। ऊंचाई जो है वो आधार से, और आधार कौन सा होगा ये, तो ये तो है इसका आधार, और ये क्या है, इसको हम लंब भी कह सकते हैं, ऊंचाई भी कह सकते हैं, और 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है उसको हम क्या कहते हैं कर्व। ठीक है, तो ये हमें तीनों ही भुजाएं पता होनी चाहिए। इसके साथ ही हमें सबसे पहले तो हमें क्या ज्ञात करनी है वो हम मान लेते हैं। तो हमें क्या ज्ञात करनी है, दो भुजाएं ज्ञात करनी है, यानी कौन कौन से, देखिए कर्ण तो यहाँ पर दिया हुआ, कर्ण तो हमें कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो उसके अलावा दो जो भुजाएं कौन कौन सी, आधार और लंब, तो हम ये मान लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए हम इसको मानेंगे किसको, यहाँ पर हमें संबंध कौन सा दिया वो हम देखेंगे कि इस समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी तुलना कर रहे हैं, वो किससे कर रहे हैं, आधार से तुलना कर रहे हैं, तो हम आधार को मानेंगे। क्या मानेंगे हम, माना समकोण त्रिभुज का आधार, ताकि हमें जो इसकी ऊंचाई है वो भी हमें x के पदों में ज्ञात हो जाएगी। तो हम ये मान लेते हैं समकोण त्रिभुज का आधार जो है वो हम मान लेते हैं कितना, x सेंटीमीटर। कितना मान लिया हमने, x सेंटीमीटर। तो इस समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई कह दो या उसका लंब कह दो, तो वो लंब कितना होगा, उसके आधार से कितना कम है, 7 कम है, तो इसमें से हम 7 कम कर देते हैं, यानी x माइनस 7 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा इसका लंब, या इसको दूसरे भाषा में कहे तो ऊंचाई। ठीक है, ये दोनों चीज हो गई। अब हम इनसे समीकरण कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, हमने कक्षा 8 में भी इसको पढ़ा हुआ है, कक्षा 9 में भी इसको अच्छे से समझा है। तो पाइथागोरस प्रमेय है, उस प्रमेय का हमें उपयोग करना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, तीनों ही भुजाओं का आपस में संबंध है, उसी को हम क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, यानी तीनों भुजाओं का क्या संबंध है, अगर हम कर्ण का वर्ग ज्ञात करें
क्या करें हम, कर्ण का अगर वर्ग ज्ञात करें तो वो जो है इसके आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। अगर दोनों का हम वर्ग करें फिर उनको अगर योग करें तो वो कर्ण के योग के बराबर, कर्ण के वर्ग के बराबर होगा। ये है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो इसी का हम उपयोग करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमें कर्ण कितना दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है कर्ण जो है 13 सेमी दिया हुआ है, तो कर्ण की जगह हम लिख देंगे 13, तो 13 का वर्ग हो जाएगा। उसके बाद में आधार, तो आधार कितना है, x माना है हमने, ये हो जाएगा x का वर्ग प्लस लंब हमने क्या माना है, x माइनस 7, ये हो जाएगा x माइनस 7 का वर्ग। ठीक है, अब यहाँ से हम इस समीकरण को प्राप्त कर लेते हैं। पहले देखिए 13 का वर्ग कर दीजिए, 13 का 13 से गुणा कर दिया, कितना हो जाएगा 169। ठीक है, यहाँ x का वर्ग कर दिया, हमें मिल गया x स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर हमें वही करना, क्या करना, हमें द्विघात सरसमीका का उपयोग हमें करना पड़ेगा। कौन सी सरसमीका, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस सरसमीका का हमें यहाँ पर उपयोग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर कर दीजिए, फिर माइनस 2ab, ये हमने लिख दिया, 2a की जगह क्या है यहाँ पर x और b की जगह क्या लिखा हुआ है 7 प्लस b का स्क्वायर यानी 7 का वर्ग। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। ये तो हो गया 169 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ये भी हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना हो गया 7 दूनी 14x प्लस यहाँ 7 का वर्ग कर दिया, 7 का 7 से गुणा कर दिया, कितने हो गए 49। ठीक है, अब 169 उनको भी अपन इस तरफ 95 कर देते हैं। यहाँ तो रह जाएगा 0 बराबर x और x कितना हो गए 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस के है 49 और इसका हमने पक्षांतर कर दिया तो ये आ जाएंगे माइनस के, 169 हो जाएंगे माइनस के। ठीक है, यानी हमें जो एक द्विघात समीकरण मिल जाएगा वो मिलेगा 2x स्क्वायर माइनस 4x, यहाँ पर देखिए प्लस के तो 49 है, माइनस के कितने 169, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या को माइनस कर देंगे, माइनस के ज़्यादा है तो माइनस का निशान आ जाएगा, कितने ज़्यादा है 120। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम वही काम कर सकते हैं। सब जगह देखिए 2 का भाग जा रहा है तो इसको थोड़ा सरल कर देते हैं। 2 का भाग देने पर, ठीक है, 2 का भाग दिया तो समीकरण थोड़ा सिंपल हो जाएगा। ये तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर 2 का भाग दिया कितने हो गए 7x और ये हो गए माइनस के 60। ठीक है, यहाँ पर इसको भी वही क्या कर रहा हूँ मैं, पक्षों को बदल रहा हूँ, इसको आगे लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। ये तो हमें मिल गया है द्विघात समीकरण। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा हल करेंगे। चलिए, तो हमें जो द्विघात समीकरण मिला वो क्या मिला है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमें क्या करना है, गुणनखंड विधि से ही इसका हल करना है। तो देखा एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक नहीं है तो हमें किसके गुणनखंड करने हैं, माइनस 60 के। ठीक है, 1 का भाग दिया 60 में कितनी बार जाएगा 60 बार, 2 का भाग दे दिया 60 में कितनी बार 30 बार, 3 का भाग दे दिया इसमें कितनी बार 20 दिया 60 20 बार चला जाएगा, 4 का भाग दे दीजिए, 4 का भाग इसमें कितनी बार 15 चौके 60, 5 का भाग इसमें पूरा पूरा जा रहा है, 5 का भाग कितनी बार जाएगा 12 बार, 6 का भाग इसमें पूरा पूरा जा रहा है, 6 का भाग इसमें 10 बार। यानी हमें इनके गुणनखंड कहाँ तक ज्ञात करना है, जब तक हमें इनके जो इसके गुणनखंड है वो रिपीट नहीं होते वहां तक हम इसके कर लेंगे। ठीक है, 6 के बाद में देखिए 7 का भाग दे इसमें पूरा पूरा नहीं जाएगा, 8 का भाग भी पूरा पूरा नहीं जा सकता, 9 का भाग दे इसमें 9 का भाग भी नहीं जा सकता, अब 10 का भाग जाएगा इसमें 6 बार। देखिए गुणनखंड रिपीट हो गए, तो यहाँ तक हमें इसके करने हैं गुणनखंड। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए 60 जो है वो किसके माइनस के हैं, इसका अर्थ है इनको हमको घटाकर आंसर लाना है। और कितने लाने हैं 60। ठीक है, तो इनको घटाकर अपन देखते हैं हमें 60 कहाँ से मिल सकते हैं। देखिए 60 में से 1 घटाए नहीं मिलेगा, 30 से 2 घटाएंगे नहीं मिलेगा, 20 में से 3 घटाए नहीं मिलेगा, 15 में से 4 घटाए तो भी हमें 11 मिलेंगे, 12 में से 5 माइनस करें तो हमें 7 मिल जाएंगे। ये हो जाएंगे हमारे 2 गुणनखंड। तो साथ में हमें क्या लिखना है x, तो दोनों के साथ x लिख देते हैं, ये हो गए 5x और ये हो गए 12x। तो अब देखिए हमें निशान कौन सा चाहिए, हमें चाहिए माइनस के 7x। घटाए हैं तो दोनों के निशान तो अलग अलग आएंगे, मैं हर बार कहता हूँ। चलिए, तो अब इसमें निशान कौन सा लगाना, एक के प्लस लगेगा एक के माइनस। तो हमें जो चाहिए माइनस के 7x चाहिए, यानी बड़ी संख्या के अपन लगा देंगे माइनस और छोटे के लगा देंगे प्लस। ठीक है, तो अब यहाँ इसको अप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 12x माइनस 60 बराबर 0। ठीक है, अब इसको अपन करते हैं सॉल्व। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर बच गया x प्लस यहाँ बच गए 5। यहाँ पर देखिए दोनों जगह माइनस है तो माइनस को कॉमन ले लेते हैं,
और 12 और 60 में दोनों में ही 12 का भाग पूरा पूरा जाएगा, तो यहाँ तो बचेगा x, यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, 12 का भाग 60 में कितनी बार, 5 बार, ये आ गया 0। तो यहाँ से कॉमन लिया, एक गुणनखंड तो हमें मिल गया x प्लस 5 और दूसरा मिल जाएगा x और यहाँ से बच के माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, तो अब क्या होगा, या तो x प्लस 5 बराबर 0 और यह हो जाएगा x माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, तो अब इसको पक्षांतर कर दीजिए, तो x बराबर हो जाएगा 0 प्लस 5 का पक्षांतर कर दिया -5, तो x बराबर हमें मिला है -5। ठीक है, और दूसरा आंसर यहाँ से मिल जाएगा x बराबर 0 -12 का पक्षांतर कर दिया, हो गया +12, तो x बराबर हमें मिल गए 12। अब यहाँ पर भी हमें x की 2 वैल्यू मिली है, तो यहाँ पर भी समस्या वही है कि क्या हमें दोनों ही वैल्यू का उपयोग करके 2 आधार और 2 लंब ज्ञात करने हैं या एक ही निकालना है। तो ध्यान रखिए, देखिए जितने भी लंबाई या चौड़ाई या ऊंचाई जितनी भी इकाई होती है वो हम ये तो जानते हैं ये कभी भी ऋणात्मक तो नहीं होती है। ठीक है, कहीं भी हमने ये सुना कि किसी की लंबाई -5 सेंटीमीटर हो, तो ये जो आंसर है ये तो हमें अस्वीकार्य है। ठीक है, ये वाला आंसर तो इसका नहीं हो सकता। इसका अर्थ ये हुआ कि x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 12। अब हमने x किसको माना है, आधार को, तो इसका अर्थ ये हुआ कि इस त्रिभुज, जो समकोण त्रिभुज है, उस त्रिभुज का आधार जो है वो तो हो जाएगा कितना, 12 सेंटीमीटर, और उसकी ऊंचाई जो है वो कितनी होगी, हमने ये मानी है वो x माइनस 7 मानी है। यहाँ पर ऊंचाई कह दो या लंब कह दो, एक ही चीज है, तो वो हो जाएगी 12 माइनस 7, 12 में से 7 माइनस कर दिए, यानी कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर। तो प्रश्नावली 4.2 के अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंतिम जो प्रश्न दिया वो ये लिखा हुआ है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। ठीक है, तो एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, एक तो हमें इसमें ये ज्ञात करनी है कि इसमें जो चीज जो बना रहे हैं उसकी निर्माण लागत जो है उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। ठीक है, तो कुल निर्माण लागत जो है वो तो 90 रुपये दी हुई है, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करनी है। हमें 2 चीज ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है, एक तो हमें बर्तन ज्ञात करना है कि एक दिन में कितने बर्तन निर्माण किया, और एक हमें ये करना है कि एक जो बर्तन है उसकी लागत कितनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें दोनों को ही मानना पड़ेगा, लेकिन अब ये देखेंगे हमें मानना किनको है, तो हम देखें जिससे तुलना हो रही है उस चीज को हमें मानना पड़ेगा। तो प्रश्नों को देखिए, तो यहाँ ये लिखा हुआ है प्रत्येक नग की निर्माण लागत जो है वो उसकी तुलना किससे कर रहे हैं, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से कर रहे हैं। तो पहले बर्तनों की संख्या को मान लेते हैं। सबसे पहले माना बर्तनों की संख्या। ठीक है, कि एक दिन में वो कितने बर्तन निर्मित करता है, हम सबसे पहले उसको भी मान लेते हैं कि हम ये मानना है कि एक दिन में वो x बर्तन बनाता है। तो अब उसकी लागत कितनी आएगी, तो हम उस लागत को देखेंगे कि एक लागत किसकी देखनी है, हमें एक नग की। ठीक है, एक जो बर्तन है उसकी हम लागत यहाँ पर देख रहे हैं कि कितनी होगी। तो उस प्रत्येक नग की लागत जो है उस दिन के निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से, तो बर्तनों की संख्या कितनी है, x, इसका दुगना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2x, उससे 3 अधिक है, इसमें हम +3 कर देते हैं, ये हो गया उस दिन की लागत। ये लागत जो है वो किसमें है, रुपए में। ठीक है, तो ये हमने दोनों चीज मान ली, बर्तनों की संख्या तो हमने मान ली x, और लागत जो है वो कितनी है, उसकी बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक, तो इसका दुगना 2x हो गया, प्लस हो गया 3। तो प्रश्नानुसार यहाँ पर कुल लागत कितनी है, 90 रुपये। इसका अर्थ है जितने बर्तन बने हैं, जैसे बर्तन तो बने हैं उस दिन x, और उस एक बर्तन की लागत आ रही है, कितनी आ रही है, 2x + 3, यानी दोनों का गुणा करेंगे तो कितना होना चाहिए, कुल मिलाकर 90 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से हमें समीकरण मिल जाएगा। गुणा कर दीजिए, पहले x का 2x से कर दिया, क्या हो गया 2x² प्लस x का 3 से कर दिया 3x बराबर क्या है 90। ठीक है, 90 का कर दिया पक्षांतर, तो हमें समीकरण मिल जाएगा 2x² प्लस 3x और 90 का पक्षांतर कर दिया -90 बराबर हो गया 0। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इस समीकरण को सॉल्व करना है, तो उसी गुणनखंड विधि से सबसे पहले गुणांक कितना है 2, तो 2 का हम गुणा कर देंगे -90 से, तो हमें कितने मिल जाएंगे, 90 का 2 से गुणा कर दिया माइनस के 180। अब 180 का हम कर देते हैं गुणनखंड, 1 का भाग दिया कितनी बार जाएगा 180 बार, 2 का भाग दे दिया 180 में कितनी बार 90 बार, 3 का भाग हम देंगे इसमें पूरा पूरा जाएगा 60 बार पूरा जाएगा, 4 का भाग दिया तो 4 का भाग भी इसमें पूरा पूरा जा सकता है, 4 चौके 16, पीछे बचे 2, 4 पंजे 20, कितनी बार 45 बार, 5 का भाग भी इसमें पूरा पूरा जा रहा है, 5 का भाग दिया 5 दिया 15, पीछे बच गए 3, 5 6 30। ठीक है, 6 का भाग इसमें पूरा पूरा जाएगा, 6 का भाग दिया 6 दिया 18, 30 हो गए,
7 का भाग दे, 7 दूनी 14, पीछे 4 बचेंगे, पूरा पूरा नहीं जाएगा। 8 का भाग दे, 8 दूनी 16, पीछे बचेंगे 2, 20 हो जाएंगे, 8 का भी नहीं जाएगा। 9 का भाग दिया, तो 9 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 9 दूनी 18, 20 बार पूरा पूरा जा रहा। 10 का भाग दिया, तो 10 का भाग हम देंगे तो कितनी बार जाएगा, 18 बार। इसके बाद में 11 का भाग पूरा पूरा नहीं जा सकता। 12 का भाग दिया, 12 का भाग दे देंगे, 12 एकम 12, पीछे बच गए 6, 60 हो जाएंगे, 12 पंजे 60, ठीक है। फिर देखिए 13 का भाग इसमें पूरा पूरा नहीं जा सकता। 14 का भाग इसमें नहीं जा सकता। 15 का भाग दे, हाँ 15 का भाग इसमें 12 बार जाएगा, क्योंकि 12 का भाग 15 बार जा रहा है, तो 15 का भाग कितनी बार जाएगा, 12 बार। तो ये तो हो गए इसके गुणनखंड। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखिए माइनस का निशान है, मतलब घटाकर लाने हैं। कितने लाने हैं हमें, घटाकर हमें चाहिए 3, तो सीधा ही दिख रहा है 15 में से 12 माइनस हो जाएंगे, कितने बचेंगे 3, ठीक है। तो दोनों के साथ क्या लिखेंगे, x, और हमें चाहिए प्लस के 3, तो 15 जो हो जाएंगे वो तो हो जाएंगे प्लस के, और 12 हो जाएंगे माइनस के। तो इसको यहाँ अप्लाई कर दीजिए, 2x² प्लस 15x माइनस के 12x और माइनस के 90 बराबर हो गया 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, x आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ तो बच गए 2x प्लस यहाँ पर बच गए 15। यहाँ दोनों देखिए माइनस कॉमन है। अब यहाँ पर देखिए 12 के बारे में 90 तो नहीं आ सकते, तो दोनों में बड़े से बड़े देखिए 6 का भाग दोनों में जा सकता है, ठीक है। तो 6 का भाग हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ तो 6 का भाग कितनी बार गया, 2 बार, 2x हो गए, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो 6 का भाग 90 में कितनी बार जाएगा, हमने यहाँ देखा था 6 का भाग जो है 90 में कितनी बार, 6 कम 6, 6 पंजे 30, 15 बार बराबर 0। तो हमें एक तो गुणनखंड मिल जाएगा 2x प्लस 5 और दूसरा मिल जाएगा x माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। तो यहीं से हमें दोनों को सॉल्व कर देते हैं। पहला तो है 2x प्लस 5 बराबर 0, या तो ये 0 के बराबर होगा, और या दूसरा जो है वो क्या है, x माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से तो हमें क्या मिलेगा, 2x बराबर 0 प्लस 5 का पक्षांतर कर दिया -5, तो 2x बराबर तो हमें मिले हैं माइनस के 5। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, -5/2। एक तो हमें ये आंसर मिला, और दूसरा जो आंसर वो यहाँ से मिल जाएगा, x बराबर 0 माइनस 6 का पक्षांतर कर दिया प्लस के 6 हो गए, तो x बराबर हमें मिल गया 6, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें 2 आंसर मिले। तो हमें ये देखना है हमने x क्या माना था, बर्तनों की संख्या, ठीक है। तो बर्तनों की संख्या देखिए ऐसे न तो माइनस में हो सकती है, ना भिन्न के रूप में कोई बर्तनों की संख्या नहीं हो सकती, तो ये आंसर तो इसका नहीं हो सकता। तो इसको तो हमें उपयोग में लेने की आवश्यकता नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि बर्तनों की जो संख्या होगी वो तो होगी कितनी, बर्तनों की जो संख्या है वो हो जाएगी, हमने x किसको माना है, x का आंसर हमारा आया 6, तो बर्तनों की संख्या तो होगी 6, ठीक है। और लागत जो आएगी वो कितनी होगी, प्रत्येक नग की जो लागत है वो कितनी हो, हमने क्या माना है 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, तो यहाँ 2x लिख देते हैं 6 प्लस 3, कितने होंगे 6 दूनी 12 और प्लस 3 इसमें जोड़ दीजिए, 12 और 3 कितने होंगे 15 रुपये। तो एक बर्तन की जो लागत आ जाएगी वो कितनी आएगी 15, और एक दिन में बर्तन कितने बनाए जाएंगे 6 बर्तन, ठीक है। तो आशा करूंगा आज के वीडियो में मैंने बहुत ही सरल तरीके से सारे प्रश्नों को हल किया है, साथ ही गुणनखंड विधि से उनको सॉल्व भी करना अच्छे से सिखाया है। फिर भी अगर आपको इसमें कहीं भी दिक्कत हुई है, आपको समझने में समस्या आ रही है, तो आप कमेंट में जरूर लिखें, ताकि नेक्स्ट जब भी वीडियो बनेगा तो उसमें उस समस्या का अपन सॉल्यूशन कर देंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करें, अपने साथी के साथ शेयर भी करें। और एक और निवेदन, अगर आपने अभी तक भी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल के साथ सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस करें, ताकि जब भी आपका वीडियो अपलोड होगा आपसे मैथ से संबंधित उसका आपका नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहेगा। तो बने रहिए चैनल के साथ और अपना अभ्यास जारी रखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 4.3 को लेकर। धन्यवाद।